हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, फैंटास्टिक हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम जो कि एनडीए 1 2023 है या आने वाला है, हम उसको क्लियर कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मेरा नाम है सैम अग्रवाल एंड आई क्लियर मल्टीपल डिफेंस एग्जाम्स। 5 टाइम्स एसएसबी में मैं गया हूँ, जिसमें 3 एयरफोर्स की एसएसबी, एक नेवी की एंड एक आर्मी की एसएसबी में गया हुआ हूँ। इसके अलावा 4 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो जीएस में लेता हूँ। अब बात यहाँ पर आती है कि जो एग्ज़ाम हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसको एस कैसे करना है या उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो सब्जेक्ट आप लोगों के साथ रहेगा या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा जीएस। ठीक है, जीएस स्टैंड्स फॉर जनरल स्टडीज, राइट। उससे पहले मैं आपको हल्का सा एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है मैथ्स का और एक पेपर होता है जीएटी का। मैथ्स का जो पेपर रहता है वो 300 नंबर का रहता है और जीएटी का जो पेपर रहता है वो 600 नंबर का रहता है। ठीक है, इस जीएटी के अंदर एक पोर्शन होता है इंग्लिश का और एक पोर्शन होता है जीएस का, जिसमें आपकी साइंस वगैरह सब कवर हो जाती है। तो सबसे पहले आपका, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फोकस ज्यादा किस में रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, मैथ्स, ठीक है, और ये हो गया जीएटी, ये पूरा जीएटी है, इंग्लिश का पेपर अलग नहीं है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में ही बच्चों को डाउट रहता है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम निकालने के लिए 2 कट ऑफ होती हैं। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए यहाँ पर आपको 2 कट ऑफ क्लियर करनी होंगी। सबसे पहली होती है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, एंड अदर वन इज ओवरऑल कट ऑफ। राइट, तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या कि मान लीजिए आपने मैथ्स का एग्जाम दिया तो मैथ्स में 300 में से आपको मिनिमम 25% लाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम गोज विद अगर आपने जीटी का एग्जाम दिया तो 600 में से आपको यहाँ पर भी कितने परसेंट चाहिए, 25% चाहिए। तो बच्चों ये तो हुई आपकी सेक्शनल कट ऑफ, मतलब सेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, मैथ्स में 25% 300 में से तो क्लियर, एंड अगर जीएटी में 25% किस में से, 600 में से, तो भी क्लियर। अब बात आती है ओवरऑल कट ऑफ की। तो सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो दूसरा हार्डल होता है वो होता है ओवरऑल कट ऑफ। एंड रिसेंटली जो कट ऑफ यूपीएससी हमको दे रहा है, या एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, बिकॉज लड़कियां भी लाइंड अप हो चुकी हैं, लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो जो रिसेंट की कट ऑफ आई है वो 360 आई है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि आपकी जो कट ऑफ है ये आगे जाके बढ़ने वाली है। तो मैं बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ तो आपको निकालनी है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ के अलावा, सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आप मिनिमम 400 मार्क्स का टारगेट रखो। आप मिनिमम 400 मार्क्स का टारगेट रखो, जिससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे। राइट, मिनिमम 400 मार्क्स का टारगेट रखो, जिससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे और मेरिट में आपको कोई आने से नहीं रोक सकता। तो ये तो वो चीज हुई कि एग्जाम के अंदर हमको सेक्शनल कट ऑफ, पेपर कौन सा, एंड ओवरऑल कट ऑफ किस तरीके से क्लियर करनी है। अब आता हूँ वापस अपने मुद्दे पे। जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा गाइज, वो मेरा सब्जेक्ट है जीएस। तो पहले मैं आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर करूंगा कि हम जीएस के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे आपके करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सम पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत टफ और आई वुड से बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री अपना में कवर करता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी के अंदर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डेट टू लास्ट 6 मंथ्स अप टू 1 साल तक। राइट, रिकमेंडेड होता है कि थोड़ा सा टच में रहें करंट अफेयर्स से, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ये सारे रहेंगे।
विद टाइम मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। पूरी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए टू एस योर एग्जाम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम चीजें कैसे क्या जानने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और कहाँ से हमको एग्जाम निकालने में मोटिवेशन मिलेगा या मार्क्स कैसे कैसे हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। अब देखो, इन सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस मैं आपको और बता देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये सब्जेक्ट्स आपको आपकी एसएसबी में भी हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर एसएसबी में कैसे हेल्प करेंगे? तो बच्चों एसएसबी में मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 5 एसएसबी ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी साइक, जीटीओ और उसके अंदर लेक्चर हम देते हैं ना, तो जो उस लेक्चर के अंदर टॉपिक मैंने देखे हैं वो मैक्सिमम टाइम रिलेटेड होते हैं पॉलिटी से। कभी फंडामेंटल राइट आ गया, कभी सिटीजनशिप आ गया, किसी मेरे बैचमेट को कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो ऐसी चीजें जब आपको पता होती है ना, तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मेरे को फंडामेंटल राइट्स के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जो करंट में चल रहा है वो क्लियर है, मुझे पता है, मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से ना पढ़ो कि आपको एग्जाम निकालना है, बट इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि एग्जाम के साथ साथ आपको एसएसबी में भी इसकी हेल्प काफी ज्यादा होने वाली है, राइट। सो आई होप यहाँ तक की बात मैंने क्लियर है सभी को। चलिए अब शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल अभी हम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एंड उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी, ठीक है। देखिए पॉलिटी वेटेज अच्छी खासी रहती है एग्जाम के अंदर। नाउ इस पॉलिटी के अंदर हमको होल एंड सोल सिर्फ पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ना हमको आईपीसी पढ़ना, ना सीपीसी पढ़ना, ना सीआरपीसी पढ़ना, हमको जुडिशरी नहीं पढ़नी, हमको वकील नहीं बनना है, बट हमको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर हम जो टॉपिक या हम जो बेसिकली कोर जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में भारत का संविधान कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि भाई ये संविधान होता क्या है, ये संविधान होता क्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है। देखो संविधान क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिया के सिटीजन्स भी रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इतनी बड़ी कंट्री के इतने सारे सिटीजन्स को हैंडल करने के लिए, गवर्न करने के लिए मुझे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई कंट्री वर्क नहीं कर सकती ना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो की तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये लिखे का है, पीडीएफ की फॉर्म में है, पेन ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में है, ठीक है, माइक्रोफोन में है, कहाँ लिखे का है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which is used to govern the country। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब है, कुछ सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो हम यूज करते हैं अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, ठीक है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया के नागरिकों को और इंडिया को गवर्न करने के लिए हम अपने भारत को क्या करते, भारत के संविधान को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ सेकंड थिंग, अगर इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्यों है? क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज बाइंडेड बाय लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। सर वाई फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज बाइंडेड बाय लॉ, एंड सबसे सुप्रीम अगर हमारे देश में कोई लॉ है तो वो हमारा भारत का संविधान ही है, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे सुप्रीम हमारा भारत का संविधान है। देन दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। नाउ अब यहां पर मैंने एक वर्ड बोला कि एवरी पर्सन इज बाइंडेड बाय लॉ, इसका क्या मतलब होता है? एवरी पर्सन इज बाइंडेड बाय लॉ, इसका क्या मतलब है? देखो हम कहते हैं कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं,
हम कहते हैं कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। अब फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। उन फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी नीड को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उनको यूज कर सकते हो। बट इट डजंट मीन कि आपका जो मन करेगा आप वो करोगे, ऐसा नहीं होता। आप करो, लेकिन अगर कोई भी स्टेप आप ऐसा ले रहे हो जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट्स खराब हो रहे हैं, तो डेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक क्राइम कर रहे हो। तो मैंने यहां पर बोला कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो कानून के या लॉ के दायरे में रहकर ही अपना काम कर सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकता है। किसी और के फंडामेंटल राइट्स में वो नहीं हो सकता, राइट। एंड वो लॉ कौन सा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा संविधान है। इसके ऊपर ना तो कोई प्रेसिडेंट, ना पीएम, ना आप, ना मैं, कोई भी नहीं है, राइट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बता दिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, बता दिया। बाइंडेड बाय लॉ कैसे होगा, हमने ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, राइट। अब एक चीज यहाँ पर और देखो, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यूज क्यों कर रहे हैं तो हमने देख लिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या क्या, देखना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखो। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या है, पार्ट्स हैं, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या है, आर्टिकल्स हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या है, शेड्यूल्स हैं। तो अनुसूची कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स, ठीक है। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यहां पे मैं लिख देता हूं, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल थे। 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, ठीक है। बट आज की सिचुएशन की मैं बात करूं तो ये पार्ट 25 हो चुके, ये हो चुके 450 के लगभग, और ये हो चुके 8 से 12, ठीक है। तो देखो, यूपीएससी कंडक्ट करता है आप लोगों का एग्जाम, आइदर इट्स सीडीएस और एनडीए। तो यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिया कि भाई ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने पार्ट थे, या कितने आर्टिकल थे, या कितने स्केड्यूल्स थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के फॉर्म में पूछा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो स्पेसिफिकली जीएस का, तो वहां पे आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि हाँ आपके लिए कौन सा पॉइंट कहां पर यूज हो सकता है, राइट। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ये जो पार्ट हैं ये 22 से 25 हो रहे हैं, 395 से 450 लगभग हो रहे हैं, और 8 से 12 हो रहे हैं। क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन आया हाउ, हाउ। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको और समझनी पड़ेगी और ध्यान देनी पड़ेगी। देखो, 22 से 25 पे पहुंच गए, 395 से 450 पे पहुंच गए, और 8 से 12 पे पहुंच गए, तो हाउ। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको आप कहते हो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों चेंज करना। किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करना, चेंज करना, इज कंसिडर टू बी एज अमेंडमेंट। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर मैं 22 से 25 पे आया हूं तो अमेंडमेंट हुआ, 395 से 450 पे आए तो अमेंडमेंट हुआ, और 8 से 12 पर आए तो अमेंडमेंट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स में ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर ये वर्ड जरूर याद रखना कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। तो अमेंडमेंट इज सिंपल टू चेंज, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली कि अमेंडमेंट किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, कौन कौन से अमेंडमेंट है, उनका काम क्या है, कौन सा अमेंडमेंट क्या कर रहा था, वो क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे बाद में। बट अभी नहीं, अभी सिर्फ एक आप आइडिया लीजिए, एक ओवरव्यू देखिए कि किस तरीके से चीजें जो है वो रन करती हैं, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। अब इमेजिन करो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे संविधान के अंदर, इतनी सारी चीजें, इसीलिए दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
सबसे बड़ा संविधान है हमारे भारत का, सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का। यहाँ पे दो तीन चीजें और ऐड कर लेना, यहाँ पे दो तीन चीजें और ऐड कर लेना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। दो तीन चीजें क्या आपको ऐड करनी होंगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों वहां पर आपका आंसर होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वेयर एज अनदर क्वेश्चन इज, अगर कोई आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो देयर इज अ कंट्री विच इज मोनाको, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन या ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किसका है, तो वहां पर आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों यूएसए। यूएसए का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड यूएसए से ही इंस्पायर्ड होके हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने अपना भारत का संविधान बनाने की कोशिश करी है। आपको ये चीज याद रखनी है बाय हुक और बाय क्रुक। और तुमको ये चीज जान के बड़ा लाइक शॉक हो गए आप लोग कि एक टाइम पे यूएसए भी गुलाम था जस्ट लाइक अस, एक टाइम पर यूएसए भी गुलाम था जस्ट लाइक अस। इसीलिए यूएस के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से ये चीजें देखी हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो ऐसे खड़ा हो जाता है, वो कहाँ है, यूएस में। तो कैन यू इमेजिन कि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है कि आप एक चीज को पढ़ते पढ़ते किस तरीके से बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करते हो। एंड जी हाँ, गुलाम थे यूएस के लोग भी, जिस तरीके से हम लोग गुलाम थे। हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, उन्हीं ब्रिटिशर्स ने यूएस जैसी कंट्री को भी क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लेंथीएस्ट, शॉर्टेस्ट और ओल्डेस्ट, राइट, ये ध्यान रखना। नाउ अब क्वेश्चन ये आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी कैसे हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्रोविजंस काफी सारे हैं, प्रोविजंस काफी सारे हैं। और प्रोविजंस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्रोविजंस जो रिलेटेड है वो है फंडामेंटल राइट। वो है किसके बच्चों, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कम्स अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डील्स विद आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सर ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन के पास है, नहीं, ये सिर्फ सिटीजन के पास नहीं है। जो भी ऐसे लोग होते हैं या जो भी ऐसे व्यक्ति जो हमारे दोस्त वाली कंट्रीज से आ रहे हैं तो उनके पास भी कुछ राइट होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, these are the fundamental rights which have, or I would say which provided to only the citizen of India। हिंदी में बताता हूँ, आर्टिकल अनुच्छेद क्रमांक 15, 16, 18 का दो भी है बेसिकली, 19, 29, 30, ये वो अनुच्छेद हैं, ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। इसके अलावा और जो आर्टिकल्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब आर्टिकल्स जो हैं वो दोनों के लिए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे फ्रेंडली कंट्री से नहीं आ रहा है, वो किसी और कंट्री से आ रहा है, तो उसको मे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स ना प्रोवाइडेड हो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से चीजें जो है वो रन करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके का रहता है। नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, नोट्स की दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज मैं ऐसा मानता हूँ और जो अपनी प्रिपरेशन में लैग किया वो ये कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पढ़ रहे हो तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग वे है चीजों को रिटेन करने का या उसको याद करने का, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि ये अभी तक आपने जो पढ़ा, चाहे पार्ट्स की बात हो, आर्टिकल्स की बात हो या स्केड्यूल्स की बात हो, ये आप सभी को क्लियर होगा। लेंथीएस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, ओल्डेस्ट हो, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स किसको दिए जाते हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को स्ट्रेंज होगा, मेरी फर्स्ट एसएसबी थी गांधीनगर, तो जब मैं गांधीनगर गया तो मेरे जो टॉपिक था बेसिकली पहला लेक्चरेट का वो फंडामेंटल राइट्स था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वो चीजें हैं, ये वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आइदर यू आर गोइंग फॉर एसएसबी और यू आर सिटिंग ऑन द एग्जाम, राइट। तो आई होप ये क्लियर इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है हमारे संविधान के अंदर जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का कंसेप्ट, अब वो प्रियम्बल क्या है?
प्रियम्बल क्या है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रियम्बल के बारे में, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो प्रियम्बल, ये जो प्रियम्बल है ये क्या है, ये प्रियम्बल को कहा जाता है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज टू बी कंसीडर्ड एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर इमेजिन करो कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसको हमारे भारत का संविधान पढ़ रहा है, पढ़ना है, उसको रीड करना है, तो पहले ही वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई इतना लेंथी है, इतना बड़ा है, मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी। तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रियम्बल, कि भाई आप पूरा संविधान मत पढ़ो, आप प्रियम्बल पढ़ लो, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, हमारे भारत के संविधान की समरी है, जो भी उस प्रियम्बल के अंदर लिखा है वो सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है, तो मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens with justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, faith, belief, and worship, equality of status, and opportunity, they provided us to live with dignity of life and with unity and integrity of the nation. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं प्रियम्बल के अंदर। अब इनके अंदर ऐसे जो वर्ड्स है, जैसे मैंने बोला वी द पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सोवरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला सोशलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला सेक्युलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आगे जाओगे तो प्रियम्बल के अंदर एक वर्ड है डेमोक्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज रिपब्लिक। तो बच्चों ये सारी चीजें, ये जितने भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही आया, बिकॉज प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल हमारे भारत का संविधान की क्या है, प्रियम्बल हमारे भारत के संविधान की समरी है, ठीक है। नाउ अब देखो वी द पीपल कैसे और क्यों। अगर मैं आपको प्रियम्बल की इमेज दिखाऊं, ओरिजिनल प्रियम्बल की ना, तो ये तो वी द पीपल आप देख रहे हो, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो पावर है, हमारे देश में जो पावर है ना मेरे प्यारे साथियों, वो जनता के पास है। कैसे? हम लोग ही हैं जो सरकार को इलेक्ट करते हैं, हम लोग ही हैं जो वोट देते हैं, और हम लोग ही हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो वी द पीपल इज टू बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ पावर। ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कैसे हैं? ये हमारे देश का क्या है, नेचर बताते हैं कि हमारा देश कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी होती है, समझनी होती है, देखनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे चीजों को किस तरीके से यहाँ पे क्या करना है। एंड अगेन ये एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए भी एंड आपके एसएसबी के लिए, राइट। सो टिल देन आई साइम अग्रवाल साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। धन्यवाद।